इंटरप्रेटिंग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में हम लोग कुछ टेक्निकल टर्म्स हम लोग प्राइमा फेसी अभी समझे। कुछ चीज़ें समझना जरूरी होता है, जैसे यहाँ पर एक वर्ड है इथनो। इथनो इथनो का मतलब होता है कम्युनिटी, कास्ट, जाति, समुदाय, ये होता है। इपिग्राफी, इपिग्राफी का मतलब है जैसे आपने गांव में देखा होगा कि कुछ लोग जो है सो कुछ भित्ति के ऊपर में, मिट्टी के ऊपर में, मिट्टी के दीवार के ऊपर में कुछ उकेर के बना देते हैं। घोड़ा बना देंगे, हाथी बना देंगे, ऐसा शेप बनाते हैं। ये इपिग्राफी है। और इसमें ग्राफी कर दिया मतलब लिख दिया, मतलब कि उभार उभार के अगर कुछ चीज कर दिया, दैट इज द इपिग्राफी। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में आपको समझने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर जैसे कि हम आगे एक वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि जैसे यहाँ एक वर्ड है प्रोसेसुअलिज्म। तो प्रोसेसुअलिज्म वर्ड मान लिया आपसे पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन कि इन आर्कियोलॉजी द वर्ड प्रोसेसुअलिज्म इज बीइंग यूज्ड, इट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट, किस कॉन्टेक्स्ट में प्रोसेसुअलिज्म यूज होता है। तो हो सकता है आपको जो ऑप्शन दिया जाए या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज हियर पॉइंट इज ओनली टू, वेदर यू नो इट इज ट्रू और इट इज फॉल्स। इसी तरीके से क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। 2012 से पहले क्वेश्चन एलिमिनेशन टेक्निक से भी सॉल्व हो जाते थे कि दो ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर दिए और दो में से एक सही होगा, ये हम लोग समझ लेते। तो यहाँ प्रोसेसुअलिज्म वर्ड मान लिया दिया जाए तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, अभी जब बुक पढ़ रहे हैं तभी ये वर्ड यूज हुआ है 1960 के बाद। इसमें क्या किया, एंथ्रोपोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट को यूज कर दिया। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है कि हम लिंग्विस्टिक के आधार पे भी हिस्ट्री को समझ लेते हैं, लोगों को रहने के आधार पे समझ लेते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि मान लिया हड़प्पा है, मान लिया कि हड़प्पा है ही, तो हड़प्पा में कार्नेलियन बीड की एक फैक्ट्री दिखती है, कार्नेलियन बीड की, ठीक। और एक जगह पर बहुत कार्नेलियन बीड दिखता है, और सेम आपको दिखता है मेसोपोटामिया में, लेकिन मेसोपोटामिया में कम जगह दिखता है पोटामिया में। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्नेलियन बीड की फैक्ट्री जो है सो हड़प्पा सिविलाइजेशन के एरिया में पाया जाता है। अभी कुछ ट्राइब्स है जो बाकी में इस तरह का बीड होता है, मोती की तरह का बीड होता है, इसके बीच में छेद करके धागा बांधते हैं। और इनका जो लाइफ कल्चर है वो इस ट्रेड को करने का वो पुराने समय से मिलता जुलता है। तो हम इस एंथ्रोपोलॉजिकल वे से इस ट्राइब के इस पैटर्न को हम समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में एक हिस्टोरिकल कनेक्शन है। तो दैट इज दी, इट इज एलाइड विथ एंथ्रोपोलॉजी एंड अंडरस्टूड कल्चर्स होलिस्टिकली इन रिलेशन टू इकोलॉजी। एक पर्टिकुलर प्लेस पे, पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में इस तरह के ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी अगर किए जाते हैं तो हम इसको जोड़ेंगे। तो सभी चीज़ को जब हिस्ट्री के आर्कियोलॉजी को एंथ्रोपोलॉजी से, इकोलॉजी से या ह्यूमन का एडेप्टेशन बिहेवियर से, बहुत सारे इंटरेक्शन मेथड से हम इसको अगर सॉल्व करके एक पैटर्न पे आते हैं, दैट इज द आर्कियोलॉजिकल प्रोसेसुअलिज्म। अब एक बात करते हैं कि हम नालंदा की बात करें अगर, तो नालंदा में कैसे एंथ्रोपोलॉजी से जोड़ेंगे। कि आप नालंदा जाइएगा तो एक चीज़ आप एकाएक नोटिस करने लगिएगा कि बहुत तार के पेड़ दिखेंगे। मतलब कि गंगा पार कीजिएगा और फतुहा के रास्ते से बढ़ते जाइएगा तो आपको तार के पेड़ का तो इतना दिखेगा, तार का पेड़ का, आप चकित हो जाइएगा कि एकाएक इस एरिया में इतने तार के पेड़ क्यों हैं, ठीक है। और नालंदा के आप महाविहार पहुंचिएगा म्यूजियम में तो वहाँ देखिएगा कि तार पत्र के ऊपर में बहुत पांडुलिपि मिलता है। तो कुछ रिलेशन तो शायद है, क्योंकि वहाँ तारी का अभी भी खेती काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर पांडुलिपि में तार पत्र बहुत प्रचुरता से मिलते हैं। इट मीन्स कि वहाँ की इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में तार पहले भी रहा होगा और उसका रिलेशन जो है वो बौद्धिस्ट कल्चर से रहा होगा। सेम वे में पोस्ट प्रोसेसुअल तो इमर्ज्ड आफ्टर प्रोसेसुअलिज्म। ये जब कॉन्सेप्ट आया प्रोसेसुअलिज्म का, उसके बाद जो है हुआ कि पोस्ट प्रोसेसुअलिज्म हुआ कि एक स्कूल ऑफ थॉट से हम हिस्ट्री को नहीं समझते हैं। हम लोग डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स को लेते हैं और उसको हम लोग डिफरेंट जगह के कल्चर से मैच करते हैं, फिर हम समझते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पोस्ट प्रोसेसुअलिज्म।
तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि अभी तो बहुत इजी वे में है कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है। आप इस तरह का वर्ड जब आपके सामने टकराए कभी भी, तो आप सीधे भागिए मत आगे। उस वर्ड को अपने वहाँ पर एआई में वहाँ डाल दीजिए, बोलिए कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट दिस वर्ड इम्प्लाइज टू व्हाट। वो आपको बहुत डिटेलिंग करके समझा देगा। वो जो समझ है उसको कॉपी में नोट कर लीजिए, किताब में नोट कर लीजिए, अपनी किताब को भी गंदा कर लीजिए, मतलब लिख लीजिए प्रॉपर वे में। दैट इज नॉट इंटेंसिफाई दोज पॉइंट्स, दैट विल हेल्प यू टू डू ऑल दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यही पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था। इथनो आर्कियोलॉजी मैंने बताया ही, स्टडी ऑफ लिविंग कल्चर्स एंड कम्युनिटीज। क्या वर्ड आया है? कम्युनिटीज मतलब समुदाय, जैसे जाति, एक जाति का एक ट्रेडिशन होता है। जैसे बढ़ई लोग के कुछ देवता होते होंगे, उनके गोसाई के बारे में पता कीजिए तो आपको पता लगेगा कि क्या ये बढ़ई और लोहार दोनों के बीच में कोई कॉम्बिनेशन भी है कि नहीं, क्या दोनों एक ही देवता को पूजते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट से आप एंथ्रोपोलॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई इन किस तरह के कास्ट में किस तरह का लोकल गृह देवता की पूजा करते हैं। ये भी एक एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू पॉइंट हो सकता है। केस स्टडी का एप्लीकेशन करना है इथनो आर्कियोलॉजी में, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे केस स्टडी, जैसे यहाँ दिया भी है कार्नेलियन बीड का, कि खंभात में गुजरात में हड़प्पन बीड मेकिंग पॉसिबल है, और इससे समझ में आता है कि ये बीड इंडस्ट्री पहले भी था, तो हड़प्पा से हमको इसको मैच कर लेते हैं। तो दिस वे वी स्टडी आर्कियोलॉजी। सो आर्कियोलॉजी को इसी तरीके से आपको स्टडी करना है। कुछ साइट्स के बारे में इंटरेस्टिंग है कि आर्कियोलॉजी पढ़ने से क्या फायदे होते हैं, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं साइट को। जैसे कि साल्वेज आर्कियोलॉजी वर्ड क्या है भाई, तो कुछ इंडेंजर्ड साइट्स हैं। मान लिया कि कुछ साइट है समुद्र के किनारे में है, और समुद्र के खारे पानी के कारण वहाँ के पत्थर या वहाँ के ईंट या यहाँ के स्ट्रक्चर खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि वो खारा पानी डैम्प हवा आ रही है। तो इसको कैसे हम बचाएंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एक, इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट का जो एग्जाम होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक एग्जाम होता है, जिसमें कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ आर्कियोलॉजी को का पोस्ट होता है। इसमें केमिस्ट्री के स्टूडेंट भी अपीयर हो सकते हैं, एग्रीकल्चर पढ़े लोगों को भी इसमें सिलेक्शन होता है। तो डिफरेंट आर्कियोलॉजी ब्रांच वालों का भी होता है, हिस्ट्री वालों का भी होता है। दे ऑल आर देयर इन दी आर्कियोलॉजी, दे बिकम द आर्कियोलॉजिकल सुपरिटेंडेंट, और लोग सब मिल के काम करते। जैसे नागार्जुन कोंडा है, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, ये सबमर्ज हो गया क्योंकि वहाँ पर डैम बन रहा था कृष्णा नदी में। 1954 से 1960 के बीच में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने क्या किया, इस एरिया को पूरा का पूरा मैपिंग कर दिया, एक एक चीज का मैपिंग करके लिख लिया, उसको खोद उद के भी पूरा ढंग से देख लिया, डॉक्यूमेंट कर लिया, और उसको जो है सभी स्ट्रक्चर को डुप्लीकेट कॉपी बनवाया, और उसको ले जाकर उसके बगल में, डैम के बगल में शिफ्ट कर दिया, और लिख दिया वहाँ पर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर इस एरिया पर एक साइट था जिसको यहाँ पर रिलोकेट किया गया है, ताकि जो है लोगों को आइडिया लग सके कि भाई इस तरह का कल्चर वहाँ पर था। और अभी तो इस बार तो नागार्जुन कोंडा से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। सिमिलर वे में यहाँ एक वर्ड हम देख रहे हैं, इपिग्राफी। इपिग्राफी वही है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मतलब लिखावट। मान लिया कि हम अपने घर के आगे में इसके ऊपर में उभार के लिखे, ऐसे ओ मान लिया, सपोज किया, उभार दिया, ऊपर में उभार दिया, 3D करके उभारा है ना, 3D में है ना, ऐसे ये 3D जो उभरा हुआ है, मान लिया ये जो उभार के हमने लिखा है ऐसे करके, एक बार और लेयर बनाइए, तो ऐसे 3D जो उभारा है हमने, तो ये जो स्ट्रक्चर इपिग्राफी कहा जाएगा, उभार करके आगे बढ़ाया गया है। तो इंक्लूड्स डिसिप्लिन टेस्ट, एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन एंड पैलियोग्राफी, स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग, कि पहले के लोग कैसे लिखते थे। ऐसा इपिग्राफिक मटेरियल बहुत जगह मिलता है। अभी राजगीर में जाइए, सोन भंडार के ऊपर में थोड़ा गड्ढा करके लिखा हुआ है ना, वहाँ उभारा हुआ नहीं है, गड्ढा कर, ये भी इपिग्राफी ही है। तो ये इनग्रेव किया जा सकता है स्टोन में, वुड पे, मेटल पे, आइवोरी में, तो सोन भंडार के ऊपर में जैसे लिखा हुआ है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन एंड राइटिंग गैप, हड़प्पा का इंस्क्रिप्शन तो पढ़ा नहीं गया आज तक, पता ही है आपको। तो इसको क्या कहते हैं, हड़प्पा का इंस्क्रिप्शन को उस समय पढ़िएगा, इसको कहेंगे ब्यूडन फेरोस। ब्यूडन फेरोस
ये वर्ड यूज कर लीजिएगा। बुडन फरोश मतलब कि एक बुडन फरोश का मतलब हुआ था कि लेफ्ट एक बार चलेंगे ऐसे लिखेंगे और दूसरा बार हम ऐसे लिखेंगे। ये तो हम समझ गए हैं कि अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दाहिने से बाएं से दाहिने की ओर लिखते हैं हिंदी वाले। उर्दू वाले क्या करते हैं, दाहिने से बाएं की ओर लिखते हैं। हड़प्पा क्या है, दोनों चलता है, एक बार इधर चलता है एक बार इधर चलता है, दैट इज बुडन फरोश। सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन जो पढ़ा जा चुका है वो आपका ब्राह्मी एंड खरोष्ठी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग करना होगा कि ब्राह्मी और खरोष्ठी को कैसे पढ़ा गया। जेम्स प्रिंसप का नाम आता है, जेम्स प्रिंसप ने इसको पढ़ा था। ये अशोका का इंस्क्रिप्शन है। ये किस लैंग्वेज में था, प्राकृत लैंग्वेज में था। स्क्रिप्ट क्या था, ब्राह्मी था। तो ये ब्राह्मी और हड़प्पा में कोई लिंक नहीं है। कभी आपको यूपीएससी पूछेगा कि नाउ इट हैज बीन फाउंड दैट ब्राह्मी एंड हड़प्पन बुडन फरोश स्क्रिप्ट इज हैविंग सर्टेन रिलेशन, नो रिलेशन, दोनों बिल्कुल अलग है। तो ये जो है ब्राह्मी के बारे में कोई वैदिक टेक्स्ट में भी कोई जिक्र नहीं आता है। तो फर्स्ट डेफिनेट टेक्सुअल रेफरेंस जो ब्राह्मी का आया वो बुद्धिस्ट पाली टेक्स्ट में आया, विनय पिटका में। विनय पिटका किसके लिए था कि मॉन्क को कैसे आश्रम में रहने के नियम कानून जो बनाए गए उसको कहा गया, विनय पिटका में डाला गया। पाणिनि के अष्टाध्यायी में लिपि वर्ड पहली बार आया है। पोस्ट मॉडर्न एविडेंस जो ब्राह्मी है वो जो है पॉटशर्ट्स एंड शॉर्ट इंस्क्रिप्शन फ्रॉम अनुराधापुरा, श्रीलंका में भी हमको इसके बारे में पता लगता है। तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन थोड़ा अलग है जो कि आपका पोरुंथल में है, कोडुमनल में खिजारी बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है जिसके बारे में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, ये इस बार यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। तो यहाँ पर आपको खिजारी के बारे में आपको पता लगता है। ये कुछ सिंबल्स अगर एक सिंगल वर्ड एपिग्राफी में दिखता है तो इसको लोगोग्राफी कहते हैं। सिलेबल्स होता है, अल्फाबेटिक होता है। खरोष्ठी स्क्रिप्ट आपको पाकिस्तान साइड में दिखता है ज़्यादा, इधर साइड में ब्राह्मी दिखता है, साउथ में ब्राह्मी दिखता है। और खरोष्ठी स्क्रिप्ट का मतलब हो गया कि इधर से लिखना शुरू करेंगे, जैसे हम लोग लिखते हैं ना अलिफ फे ले लाम जो भी लिखते हैं, है ना, ये लिखते हैं, ये जो है उर्दू लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। तो ये आपको इंडस वैली में, स्वात एरिया में, काबुल रिवर वैली में, कंधार एरिया में आपको खरोष्ठी स्क्रिप्ट दिखता है। अशोका का ये जगह बड़ा इंपॉर्टेंट है, शहबाजगढ़ी और मनेसर इंस्क्रिप्शन। मनेसर हरियाणा के पास, ये आपका खरोष्ठी में हो जाता है। ये आपका ब्राह्मी स्क्रिप्ट और इसका इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ब्राह्मी लेफ्ट टू राइट ओरिजिन डिबेटेड, ये आरामिक ओरिजिन की बात करते हैं, कुछ इंडिजिनस ओरिजिन की बात करते हैं। तो और ब्राह्मी का 3 पार्ट यहाँ पर डाला हुआ है, देख लीजिएगा, धीरे धीरे इवॉल्व होते जा रहा है। और मॉडर्न स्क्रिप्ट जो ब्राह्मी से निकला है, इमरजेंस ऑफ मॉडर्न स्क्रिप्ट, देवनागरी जो हम लिखते हैं अभी, वो ब्राह्मी से निकला हुआ माना जाता है। प्रोटो बंगाली जो पहले का जो बंगाली था, अभी बंगाली का स्क्रिप्ट थोड़ा बदला है, लेकिन हाँ देवनागरी से बहुत मिलता जुलता तो है ही। ये आपका 10th to 14th सेंचुरी में जो आया ब्राह्मी से माना जा रहा है। शारदा स्क्रिप्ट अब तक नहीं पढ़ा जा चुका ठीक से, है ना। ये आपका कहाँ का, कश्मीर एंड एडजॉइनिंग एरिया। क्वेश्चन पूछा हुआ है लॉन्ग बैक, 1996 में क्वेश्चन हमको याद आ रहा है। उस समय हम तो निकाल लिए थे, हमारे बाद वाला एग्जाम जो हुआ था तो उसमें हमको याद है कि शारदा के बारे में पूछा गया था। तो साउदर्न स्क्रिप्ट, कुछ तमिल स्क्रिप्ट की बात हो रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इरावथन महादेवन आइडेंटिफाइड 2 फेज ऑफ तमिल ब्राह्मी, तमिल ब्राह्मी की बात हो रही है यहाँ पर। ग्रंथा, वेतलेतु और तमिल, ये सब पूछा जाएगा आपसे कि भाई ब्राह्मी स्क्रिप्ट के कौन कौन से वेरिएंट्स आपको साउथ में दिखता है। तो दिस वे आई एम फाइंडिंग दैट दिस एपिग्राफी आर्कियोलॉजी के बारे में आपने जो स्टडी किया, देख बेसिक कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट हम लोग बार बार हिस्ट्री में आगे के चैप्टर्स में इसका जिक्र हम करते रहेंगे। एपिग्राफी, इसका डिस्क्रिप्शन, ये अशोका ब्राह्मी का थोड़ा सा यहाँ पर हमने डाल दिया है कि भाई क्या कैसे पाया गया। तो ये डिसिफर्ड थ्रू स्लो पेन स्टैकिंग एफर्ट्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ एडमिनिस्ट्रेटर, कुछ ऑफिशियल्स थे, उनका नाम था चार्ल्स विल्किंस, कैप्टन ट्रोलर, W.H. मिल, जे स्टीवेंसन एंड मेन हीरो कौन है, जेम्स प्रिंसप।
ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। क्या किया भाई, इन्होंने पहले पढ़ा, काफी दिनों तक इसको समझने की कोशिश किया, वेरी स्लो वेरी सिस्टमेटिक वे में समझा, और 3rd सेंचुरी बीसी के मौर्य के साथ जेम्स प्रिंसेप ने जोड़ा इसको 1837 में, और इसको पढ़ लिया जेम्स प्रिंसेप ने। प्रिंसेप कुड रीड द इंस्क्रिप्शन बट कुड नॉट आइडेंटिफाई। प्रिंसेप ने पढ़ तो लिया लेकिन वो समझ नहीं पाए कि भाई अशोका के टाइम में पियदर्शी वर्ड किसके लिए इस्तेमाल आया है। बाद में पाया गया यही पियदर्शी तो राइनो अशोका है, और राइनो अशोका पर आपको क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने आज से 2-3 साल पहले, राइनो अशोका ये वर्ड कहाँ पर है। तो जॉर्ज टर्नओवर आइडेंटिफाई किंग एज अशोका, इन्होंने बताया इसको कि अशोका के साथ जुड़ा हुआ है, और उसी को दीपवंशा जो हम लोग पढ़े थे ना, दीपवंशा, उसमें इसका जिक्र किया गया है। तो ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आपने एक बार देख लिया, पढ़ लिया, इसको समझने की जरूरत होती है। इवोल्यूशन ऑफ साउथ इंडियन स्क्रिप्ट, मुझे लगता है बेसिक कंसेप्ट आपने अगर समझ लिया है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एपिग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पर एक कुछ इंटरेस्टिंग है कि किस ईरा में शुरू हुआ, ये आपका ईयर का यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, बीपीएससी तो इस पर हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ये याद रखिएगा। विक्रम ईरा शुरू होता है 58 बीसी में, नेपाल में इसके ऊपर काम होता है, नेपाल में इसी ईरा को मानते हैं। हमारे हिंदुस्तान में किस ईरा को, हिंदी ईरा को मानते हैं, शक ईरा 78 सी में, ठीक है ना। तो विक्रम ईरा पूछ देगा क्वेश्चन, बीपीएससी वाले बहुत क्लियर होकर पूछते हैं कि विक्रम ईरा और शक ईरा के बीच का डिफरेंस क्या है। इधर -58 है और इधर जो है इधर 58 ईयर पार कर गया, और इसके बाद 78, दोनों को जोड़ दीजिएगा हो जाएगा। कलचुरी छेदी ईरा ये जबलपुर के एरिया का है, जो कि 248 में करते थे। गुप्ता ईरा आपको पहले ही बताया 329 के पास में। कोल्लम ईरा केरला में करते हैं। ये जो डिफरेंट ईरा है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछने का उम्मीद बहुत ज़्यादा बनता है। चालुक्य विक्रमना ईरा 1076, हर्षा ईरा वही 646 के आसपास में आएगा, ठीक है। तो इसको आपको ईरा को आपको जोड़ लेना होता आज के एग्जाम्पल्स में। तो ये डिफरेंट आपके जो टर्मिनोलॉजी है उसका हमने बता दिया, नागार्जुन कोंडा वगैरह का फिर हम डिटेलिंग कर दे रहे हैं। मेमोरियल ऑफ द पेट्स, हाँ पेट्स के ऊपर में भी काम कहीं कहीं मिलता है कि पेट्स के साथ रिलेशन काफ़ी स्ट्रांग होता था, पेट्स को भी लोग करते थे। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग कर लीजिएगा, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। ये क्या है भाई कि ग्रेनाइट रॉक जूनागढ़ बियर्स मल्टीपल इंस्क्रिप्शन स्पैनिंग 1000 ईयर्स, 1000 साल का इतिहास है, और इसमें बहुत सारे राजाओं ने इसके ऊपर कुछ न कुछ लिखा है। मतलब कि ये जूनागढ़ का जो है गिरनार में जो उन्होंने झील का निर्माण कराया, उसमें अशोकन एडिक्ट्स भी मिलता है। ये 150 सी में एक शक छत्रपा है रुद्र दमन, उसका भी जिक्र आता है। मतलब कि अशोका के टाइम में चंद्रगुप्त ने शायद उसको खुदवाया था, अशोका ने उसको रिनोवेट कराया था, रुद्र दमन ने फिर उसको कंस्ट्रक्शन करा के सुदर्शन लेक बनाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के तो बात हो ही रही यहाँ पर। तो आप देखिएगा कि ये 5th सेंचुरी में गुप्ता किंग स्कंद गुप्ता हैं, वो भी उस पर लिखे हैं। मतलब कि उस लेख का इम्पोर्टेंस 1000 साल का इतिहास अपने आप में रखे हुआ है। अभी बिहार के कॉन्टेक्स्ट में क्या है भाई, तो एक अभिषेक पुष्करनी, ये आपका हाजीपुर में के बगल में जो वैशाली का जो स्तूपा के साइड में कहीं एक पुष्करनी था जहाँ, और यहाँ पर जिक्र है कि लिच्छवी राजा अपना गद्दी पर बैठने से पहले वो यहाँ पर नहा के जाते थे, रिचुअल्स करके जाते थे। और आज के दिन में ये सूख गया है, पता ही नहीं चल रहा है कि एक वाला खेत अभिषेक पुष्करनी था कि वो वाला खेत था। तो क्या होगा, आर्कियोलॉजी वाले को काम करना होगा, और ये अभी करेंगे तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है। सो आई एम फाइंडिंग दैट विद दिस वन एपिग्राफी, आर्कियोलॉजी, दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।